हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसके अलावा आपकी हिंदी, साइकोलॉजी, मैथ और मतलब सी टेट के पांचों सब्जेक्ट की मैं पेडागोजी आपको करा रही हूँ। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो सारी क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। सी टेट के जितने भी पांचों सब्जेक्ट हैं उनकी मैं एक एक करके आपको एक एक दिन में एक क्लास लेती हूँ। और क्लास जो होती है वो आपकी 6:10 पर डेली की स्टार्ट हो जाती है। तो आप उस टाइम में क्लास को देख सकते हैं, वरना आप बाद में भी क्लास को जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम डेली क्या करते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अपने ऑप्शन तक आंसर तक पहुंचते हैं। तो वही हम इस क्लास में आज करने वाले हैं। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में। भाषा शिक्षण के संदर्भ, इस क्वेश्चन का मतलब है जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, भाषा का शिक्षण बच्चों को देते हैं क्लास में, तो बहुभाषी कक्षा यानी कि उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी भाषा अलग अलग है। यानी कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में। तो जब इस प्रकार से कई प्रकार की भाषाओं वाले बच्चे इस कक्षा में बैठे हैं तो उसका अर्थ क्या है कि कक्षा में, ये हमसे पूछा गया है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या रखा है। ऑप्शन है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता। यानी कि जिस कक्षा में बहुत अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं तो उस क्लास में भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कि कक्षा में ये सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। बी ऑप्शन है कम से कम दो भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। यानी कि जब बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो दो भाषाओं के जो एक ही शब्द हों, उन उन ऐसे चार्टों को तैयार करके कक्षा में रखना चाहिए। क्या यही इसका राइट आंसर होगा? हम आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने। ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थर्ड में लिखा है, थर्ड है कि कक्षा से अधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। यानी कि कक्षा में बहुत ज्यादा से ज्यादा भाषाओं वाली किताबों का क्या है, हमें उपलब्धता करानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है। डी है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। यानी कि जितने भी वहां बहुभाषी या अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं उन सबको अपनी अपनी भाषा बोलने का अवसर देना चाहिए। तो आप बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? देखो, एक कक्षा है जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और बच्चे बैठे हैं, तो उसका अर्थ है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, उस कक्षा में हमें ऐसा क्या वातावरण देना चाहिए कि बच्चों को क्या हो, अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो देखो, अब हम देख लेते हैं आंसर क्या है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है विभिन्न भाषाओं की कहानी। देखो, विभिन्न प्रकार के चार्ट पेपर लगाने से बच्चों का कुछ नहीं होगा। देखो, अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। जिस बच्चे का काम का चार्ट नहीं है वो देखेगा भी नहीं, तो सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे। तो फिर क्या फायदा होगा उन चार्ट पेपर का लगाने का? चार्ट पेपर ऐसा होना चाहिए ताकि सारे बच्चे पढ़ सकें, ताकि सारी भाषा का ज्ञान बच्चों को मिल सके, है ना। अलग अलग भाषा का लगाने का मतलब क्या हो जाएगा? तो वो कक्षा बिल्कुल अलग तरीके की हो जाएगी। समावेशी शिक्षा कहाँ कहा जाएगा? कहा जाता है ना समावेशी शिक्षा, यानी कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। तो वो समावेशी कक्षा नहीं कहलाएगी। बी है कम से कम दो भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। अब दो शब्द, एक मतलब कि दो लैंग्वेज है, दो भाषा है, उसमें एक शब्द समान है, तो ऐसे चार्ट पेपर हम लगवा देते हैं कक्षा में, तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। जो नहीं पढ़ पाएंगे वो बच्चे क्या करेंगे? वो तो बैठे रह जाएंगे। फिर सी अधिक से अधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। देखो, पुस्तक वहां पे 3 रखवा दो या 4 रखवा दो, जो बच्चा अपनी भाषा जानता है सिर्फ उसी किताब को उठाएगा, वो दूसरी किताब को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे वो समझ से बाहर हो जाएगी। तो ये काम भी नहीं हो सकता। डी है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने का अवसर की उपलब्धता। देखो, यही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है? तो बहुभाषी कक्षा का मतलब है अलग अलग भाषा बोलते हैं। अगर कोई बच्चा एक हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है और कोई अपनी मराठी बोल रहा है, तो उन्हें क्या, बच्चों को अवसर देना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी उन्हें देखकर सीख सकें। जब बहुभाषी होती है ना तो ऐसी कक्षा को बहुत अच्छी कक्षा माना जाता है, ताकि बच्चों को भी उनकी भाषा को सीखने का अवसर मिलता है। देखो, पढ़ाने का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को अच्छे से ज्ञान प्रदान करना। तो चाहे वो एक भाषा सीखे या दो भाषा सीखे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बच्चों के काम में आ जाएगी। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड।
सेकंड में पढ़ लेते हैं, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो बच्चों को व्याकरण सिखाई जाती है, ग्रामर सिखाई जाती है, हिंदी ग्रामर, उसके ज्ञान बच्चों को देने का क्या उद्देश्य है। या फिर ये पूछा गया क्वेश्चन में कि व्याकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है शिक्षक का बच्चों को। ए है ऑप्शन, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। जो यानी कि जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं बच्चों में, उसका व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो व्याकरण होती है वो हमारी दोष मुक्ति कराती है। यानी कि जो हमारी गलतियां होती हैं उनको वो सुधारती है। तो इसमें लिखा है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है, जब हम भाषा का बच्चों को प्रयोग कराना सिखा रहे हैं तो उसमें व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा उच्चारण कैसे होगा। ठीक है, फिर बी है, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होनी चाहिए। यानी कि जब बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है या बोल रहा है तो उसमें बहुत ही अति शुद्धतावादी होनी चाहिए, यानी कि शुद्धता होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए सारे वाक्य, इसलिए व्याकरण सिखाई जाती है। सी है, व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा याद करना। यानी कि जो व्याकरण के नियम है कि कहाँ पर क्या उच्चारण लगाना चाहिए, कौन सा रूल लगाना चाहिए, उसकी परिभाषा बच्चों को याद करा देनी चाहिए। ये होता है व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य। डी है, व्याकरण तत्वों की सूची बनाना। यानी कि जो व्याकरण में जितनी भी भाषा मतलब व्याकरण को जब सिखाया जाता है तो उसकी एक सूची बनाकर बच्चों को दे देनी चाहिए ताकि वो उनको पढ़ता रहे। तो आप बताइए आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए। ए कैसे, ये देख लेते हैं। देखो, इसमें लिखा भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। जब बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हो या व्याकरण सिखा रहे हो तो इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब बच्चा भाषा प्रयोग करे, कहीं बोले या लिखे, तो उसमें वो व्याकरण का ध्यान रखे कि कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है। ठीक है, कहाँ कौन सा चिन्ह लगाना है, कौन सी बात को वहां पर रखना है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के लिए, ना कि भाषा में अतिशुद्धता। देखो, बच्चा बोलेगा बोलेगा तो जब उसे व्याकरण अच्छे से आती होगी तभी तो वो शुद्धता करेगा। ठीक है, तभी तो शुद्धता आएगी उसमें। व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा, जब वो व्याकरण पढ़ लेगा, ध्यान में रख लेगा, तभी तो वो भाषा में प्रयोग कर पाएगा। खाली बिंदुओं की परिभाषा याद करने से व्याकरण नहीं आती है। व्याकरण तत्वों की सूची सूची बना लो, परिभाषा लिख लो, शुद्धता कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बच्चा भाषा प्रयोग करता है तब उसे व्याकरण का ध्यान रखना होगा, इसलिए बच्चों को व्याकरण सिखाई जाती है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। थर्ड में लिखा है कि अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। यानी कि जो प्राइमरी बच्चे होते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के, उनको अगर अनुसार और अनुनासिक सिखाया जा रहा है पढ़ाना, तो इसमें जो त्रुटि बच्चे करते हैं उनको दूर कैसे किया जाता है। पहले ये बात जान लो कि अनुसार क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। जो शब्द नाक के द्वारा बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे अंक, अंग, इसमें नासिक की ध्वनि निकल रही है। ठीक है, और अनुस्वार आपके कौन से होते हैं, जिसमें आपका छोटा आता है, विसर्ग आता है, जिसमें आपके विसर्ग आते हैं, जिसमें आपके शब्दों में विसर्ग आते हैं, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अब देख लेते हैं कौन से होते हैं। तो इनकी जो है संबंधी, जो बच्चे बोलने में उच्चारण में गलती करते हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। यानी कि जो किताबों में ज्ञान छपा है अनुसार और अनुशासित को बोलने का, उनका वातावरण देना है बच्चों को, तो हम उनको क्या, उनकी गलतियों को सुधार सकते हैं। बी है, अनुसार वाले शब्दों की सूची बनवा कर। यानी कि जो अनुसार वाले शब्द हैं जितने भी, सारे बच्चों को सूची बनाकर दे दी जाएगी, तो इससे क्या है, उनकी जो तो वो बोलने में गलती करते हैं वो सही हो जाएगी। सी है, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। अगर बच्चे स्वयं से ही सीख कर खुद से अच्छे से उच्चारण करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उनकी अशुद्धि जो है यानी कि उनकी त्रुटि दूर हो जाएगी। डी है, अनुनासिक के नियम बताकर। यानी कि अनुनासिक के नियम बता दोगे तो वो क्या है, अपनी संबंधी यानी कि जितनी भी जब वो बोलते हैं शब्दों को, उनकी त्रुटि दूर हो जाएगी। तो आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होना चाहेंगे बताइए। देखो, इसमें लिखा अनुनासिक के नियम। अगर अनुनासिक के नियम हो जाएंगे तो अनुसार के नियम कहाँ जाएंगे, अगर हम नियम बता भी दें। पहली बात तो छोटे बच्चों को कोई नियम नहीं सिखाया जाता है, उनको उच्चारण करना सिखाया जाता है। अगर वो उच्चारण गलत करता है तो अध्यापक का दायित्व होता है कि वो उनके उच्चारण को सही करे। ठीक है, फिर अनुसार वाले शब्दों की सूची, तो अलग अलग सूची थोड़ी ना बनाई जाएंगी बच्चों के लिए, यहाँ अनुसार की दे दी, अनुनासिक की, तो दोनों सूची देनी चाहिए थी, ये दोनों तो हट गए। छवि सामग्री से समृद्ध वातावरण, यानी कि जितनी भी सामग्री छपी हुई है ज्ञान की, उसका वातावरण दे दिया जाएगा, तो बच्चे खुद ब खुद अपनी गलतियों को
दूर कर लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? देखो, गलती कोई सी भी हो, चाहे वे बड़ी की हो चाहे छोटे बच्चे की, जब तक वो स्वयं उसका उच्चारण करके आदर्श प्रत्युष नहीं करा, वो स्वयं बोलने की कोशिश नहीं करेगा सही से, तब तक उसकी त्रुटियां होती रहेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। जब बच्चे खुद से कोई काम करते तभी वो सीखते हैं, चाहे कोई बड़ा ही क्यों ना हो। जब तक हम किसी काम को खुद से नहीं कर लेते तब तक हमें कोई काम नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। तो थर्ड का राइट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे क्लास आपकी 6:10 पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में, यानी कि जो पढ़ाने का तरीका होता है कि पढ़ाने की जितनी भी प्रक्रिया होती हैं बच्चों को, उसका मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? जैसे मान लो आप एक टीचर हो, आपने बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में आप उनका मूल्यांकन करना चाहते हो। ठीक है, आप मूल्यांकन का मतलब आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हो, ताकि बच्चे ने आपसे क्या सीखा है, कि बच्चे ने क्या हासिल किया है पढ़ाई करके, है ना, क्या सीखा है। इसलिए तो हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, यही तो जानना होता है हमें। तो ये जो मूल्यांकन होता है, जो टेस्ट लेना है, उसके संदर्भ में आप किस कदम को सहमति प्रकट करेंगे? तो मूल्यांकन कराने का क्या उद्देश्य है और कौन सी बात इसमें ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि मूल्यांकन क्यों करा जाता है बच्चों का, एक तरीके से। पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट में क्या लिखा है देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है, कक्षा 8 तक बच्चों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। यानी कि देखो, जब आप सिखाते हो, हमें कब पता चलता है कि बच्चे नहीं सीख रहे? जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि आपने कोई काम दिया बच्चों को, बच्चों से बोला बेटा आपको ये याद करके सुनाना है। अगर बच्चा नहीं सुना रहा है तो क्या है? यानी कि उसने सही से नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चे होते हैं उनको कक्षा 8 तक बच्चों को फेल ना किए जाने का प्रावधान कर दिया गवर्नमेंट ने। इसके कारण बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम पढ़े या ना पढ़े, टीचर हमें क्या है पास कर देंगे। तो क्या ये हो गया मूल्यांकन का करने का तरीका? देखो ये बात गलत है। सीख नहीं पा रहे हैं, ये बात गलत है। हमारी टीचर की भी कमी होती है सिखाने में। बच्चों को जब तक पढ़ाना, जब तक कि वो सीखना चाहे। बी है, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए एक प्रेरणा का मार्ग है। देखो ये बात गलत है। ये मूल्यांकन का करने का कोई तरीका नहीं है कि बच्चा पास हो या फेल हो, है उसके डर से हम वास्तव में बच्चों को प्रेरणा का मार्ग है। देखो ये गलत बात है, किसी भी बच्चों को पास फेल नहीं किया जा सकता। अगर वो पास हो रहा है तो यानी कि आपने अच्छा पढ़ाया, अगर वो फेल हो रहा है तो टीचर की गलती है कि वो फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाने में कमी करी, क्योंकि आपने पूरी मेहनत नहीं की है। बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाकर हमें पढ़ाना होता है उसकी क्लास को, तभी बच्चा पढ़ पाता है, वरना वो तो डर के कारण भी नहीं पढ़ता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे हट गए हैं। पढ़ लेते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन को। तीस में लिखा है, परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों, ये तो हो गया, सॉरी ये है ही नहीं इसका। फिर सी है, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में इन विफलताओं को बच्चों के सर मरना है। यानी कि जो आप मूल्यांकन करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें पास और फेल का रिजल्ट आप तैयार करते हो। फिर क्या करते हो कि बच्चा, जब आपने मान लो आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया, तो आपने क्या काम करा, उसके सर में मर दी ये बात। क्योंकि गलती किसकी है? देखो बच्चे की गलती यहाँ नहीं होगी, यहाँ टीचर की गलती होती है। कहते हैं ना, जब किसी बच्चे से गलती होती है तो उसके माँ बाप को गलत कहा जाता है, बच्चे को नहीं कहा जाता, क्योंकि इसकी परवरिश में गलती हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर बच्चा फेल हो रहा है ना, तो आप क्या करते हो, फेल होने का जो इल्जाम है उसके सर मढ़ देते हो, लेकिन इसमें गलती किसकी होती है? टीचर की होती है। ठीक है, तो इसे तो हम थोड़ा सही समझेंगे। फिर डी पढ़ लेते हैं, कक्षा 8 तक बच्चों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो ये बात तो है नहीं। अगर हम बच्चों को फेल भी कर देते हैं तो इससे शिक्षा का स्तर नहीं गिरेगा, क्योंकि बच्चे सब और बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बात हो जाएगी आपकी गलत। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रावधान नहीं है इसलिए बच्चे क्या है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि उन्हें फेल ही नहीं करा जा रहा। ये बात गलत हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। सी कैसे, ये जानो। देखो बच्चा पास हो रहा है, ये फेल करना वास्तव में इन विफलताओं के बच्चों को सर भरना है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो आप कह रहे हो ये पढ़ता, बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? टीचर है। आप जब मूल्यांकन कर रहे हो आप इसलिए तो देख रहे हो। अगर आपने फेल करा है तो उसको पास कराने की गारंटी भी आपकी, क्योंकि आपको उसे पढ़ाना होगा, क्योंकि ये टीचर का दायित्व है। क्योंकि अगर बच्चा फेल हो रहा था इसका मतलब टीचर की कोई कमी है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही होगी, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग क्लास तो देखते हो। मैं बेहद खुश हूँ कि अब मेरी मेहनत को बिल्कुल सही करते हो आप लोग, क्योंकि मैं आपके लिए जो क्लासेस बना रही हूँ ताकि आपका सी टेट का एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है। अधिकतर पेडागोजी में लोगों को गलतियां होती हैं। वैसी चीजें आप ग्रामर वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन जो पेडागोजी है सी टेट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं आपको पूरा योगदान दे रही हूँ। सिर्फ आपसे 3 चीजें चाहती हूँ कि क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सिर्फ 3 चीजें आपको करनी है। बाकी मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगी और आपको पूरा प्रोत्साहन करती हूँ ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। पढ़ लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है अपर प्राइमरी, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों पर लेखन क्षमता का आकलन, यानी कि बच्चों में लिखने का तरीका और वो कैसा लिखते हैं उसका हमें आकलन कर रहे हैं टीचर। ठीक है। करते समय आप किन बिंदुओं को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आपको कौन सी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चे कितना अच्छा लिख लेते हैं। आप उनका क्या कर रहे हो? आकलन कर रहे हो, उनका टेस्ट ले रहे हो। और आपको तो जब आप टेस्ट ले रहे हो उस समय किन बातों पर आप सर्वाधिक महत्व देंगे, कौन सी बातों को आप नोटिस करेंगे बच्चों की? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मिश्रित वाक्य संरचना, यानी कि आप बच्चों को मिश्रित वाक्य संरचना देंगे। मिश्रित वाक्य संरचना का मतलब है बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर मिश्रित वाक्य बनाएंगे ताकि बच्चों को लिखने के लिए आप बोला जाए। ऐसा क्या होता है, देखो छोटी छोटी छोटा बड़ा तो सारे बच्चे लिख लेंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक का भी लिख लेते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, बहुत सारे वाक्यों को बनाओगे और मिश्रित वाक्य दोगे, तो उसमें क्या होगा, आपकी ग्रामर भी यूज होगी। जैसे राम घर जाता है ना, वह घर जाकर पानी पीता है, तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपके चिन्ह भी लग रहे हैं, विराम चिन्ह वगैरह लगेंगे। तो इससे क्या होगी, बच्चों को ध्यान पता चलेगा कि बच्चों को लिखना आता है या नहीं आता है। फिर सेकंड है विचारों की मौलिकता, यानी कि बच्चे को आप देख रहे हैं कि वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर रहा है, अच्छी तरीके से कैसे वो अपने लिख रहा है, इस बात पर महत्व देंगे कि। और थर्ड ऑप्शन है तत्सम शब्दावली, यानी तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम तत्सम शब्दावली आपने बच्चों को दे दी है। इस पर ध्यान देंगे कि जो बच्चे हैं संस्कृत के वर्डों को सही से लिख भी रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। और है आपका वर्तनी शुद्धता। आपको ये ध्यान देना है कि उनकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं है। तो बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या होगा जब आप बच्चों का आकलन करोगे लिखते समय, जब वो लिख रहे होंगे। तो देखो अधिकतर लोगों का आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ आ रहा है, क्योंकि वर्तनी शुद्धता। देखो वर्तनी शुद्धता तो उसकी कक्षा 6 में ही हो जाती है, कक्षा 5 में ही हो जाती है। आप महत्व देंगे फर्स्ट ऑप्शन यानी कि मिश्रित वाक्य संरचना पर, कि जो मिश्रित वाक्य की संरचना को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो वाक्य आप उन्हें दे रहे हैं बनाने के लिए कि वो कंप्लीटली बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही थी। अगर हाँ प्राइमरी लेवल की बात होती तो वर्तनी शुद्धता को हम टिक कर सकते थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगर किसी ने मैथ की पेडागोजी नहीं देखी तो वो भी देख लेना, मैंने मैथ की बहुत सारी क्लासेस आपको डाल दी है। ठीक है। 6 है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी कि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, और उनसे सीख भी रहे हैं। जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो वो उन्हें भी सिखाता है और खुद भी सीखता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत है? तो इसमें कौन सी बात बेस्ट होगी सीखने सिखाने के लिए? पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है, एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। यानी कि देखो, आप एक टीचर हो, अध्यापक होगा, आपने अपनी कक्षा में कुछ सिखाया बच्चों को, जैसे कि मान लो आपने संज्ञा की परिभाषा बच्चों को सिखा दी। अब क्या होगा, वो अगली कक्षा में भी काम आएगा, क्योंकि वो तो फोर्थ में भी आती है, फिफ्थ में भी आती है, फिर संज्ञा झाड़ने के लिए भी आते हैं। तो इनका क्या मतलब हुआ कि जो आपने एक कक्षा में सिखाया है उसी अंश को अगली कक्षा में अनिवार्य बुनियादी होती है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगली कक्षा में भी पूछे जाते हैं। और इससे क्या होता है, शिक्षक को भी समझ में आ जाता है। इससे शिक्षक को भी समझ में आ जाता है, क्योंकि शिक्षक भी तो पढ़ा ही रहा है ना, तो वो भी सीख रहा है और सिखा भी रहा है। तो ये इस बात पे आप सहमत होंगे। बी है, बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को ना सीखने के कारण फेल करके रोकना उचित है। यानी कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है कुछ बातों को, तो आप क्या करोगे,
उसे सिखाओगे भी नहीं, और मतलब कि जो जिन अवधारणाओं को ना सीखने के कारण आप उसे फेल करके वहीं पर रोक दोगे, तो क्या ये बात बेस्ट होनी चाहिए? देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है। बच्चों को फेल नहीं करना है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप समझाओगे, लेकिन आपको फेल करने का कोई दायित्व नहीं है। आपको लास्ट कोशिश करनी है, बच्चों को पढ़ाना है अच्छी तरीके से। फेल करने का कोई मतलब नहीं है। ये आपके निगेटिव ऑप्शन हो जाएंगे। सी है, जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में और पिछड़ जाएंगे। ये कैसे हो जाएगा? माना कि बच्चे जो है पहली कक्षा में नहीं सीख पाए, तो आपको कोशिश करनी होगी वो अगली कक्षा में सीख जाए। पिछड़ेंगे क्यों? वो आपका दायित्व आपको उनको सिखाना है। तो इस बात से आप सहमति रहेंगे? देखो ये बात बिल्कुल गलत है। जो पहले नहीं सीख पाया वो अब क्या सीख गए, ये बात गलत होती है। कहते हैं गलती करके इंसान को ठोकर लगकर ही अकल आती है। तो जब बच्चे पहले नहीं सीख पाए तो वही गलती अब दोबारा क्यों दोहराएंगे? बच्चों को दूसरी कक्षा में अच्छे से सिखाएंगे और वो भी सीखेंगे। ये बात तो गलत हो जाएगी। डी है, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें, देख लेते हैं अपना पूरा ऑप्शन क्या है। डी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है फोर्थ ऑप्शन में आपके, कि जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरी नहीं कि वे सीख जाए। यानी कि जो बच्चे पहली कक्षा में नहीं सीख पाए उन्हें फेल करके भी जरूरी नहीं कि वे सीख जाए। देखो ये बात गलत है। वो फेल भी हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सीख नहीं पाएंगे। अगली कक्षा में, पहली कक्षा में नहीं सीख पाएंगे तो क्या वो दूसरी कक्षा में नहीं सीख पाए? ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो वो दोबारा पास भी हो सकता है, अगर मेहनत अच्छी की जाए तो। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर है अब क्या बना हमारा, एक ही ऑप्शन रह गया है हमारे पास में। कौन सा रह गया अभी देख लेते हैं। एक ऑप्शन हमारा क्या रह गया इसमें, फर्स्ट। फर्स्ट ही बचा था ना, फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। सीखने सिखाने का मतलब यही तो हो गया, जो आपने सीखा है वो आप अपनी अगली कक्षा में काम आ जाएगा, यानी कि आपकी जीवन लाइफ में भी काम आ जाएगा। है ना? उसके अंश जितने भी होते हैं, जैसे संज्ञा की परिभाषा फोर्थ क्लास में पढ़ाई है तो फिफ्थ में भी काम आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सेवेंथ में पढ़ लेते हैं। सेवेंथ में लिखा है समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा यानी कि जो सारी भाषाएं होती हैं उस पर जो आधारित कक्षा होगी वो कैसी होती है और वो क्या पढ़ाती है बच्चों को। समग्र भाषा यानी कि हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ये से सारी भाषा हम बच्चों को सिखा रहे हैं अलग अलग। तो उस पर आधारित जो कक्षा है वो कैसी होगी। गतिविधियों के आयोजन पर बल देगी, यानी कि जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आयोजन रखवा कर उन पर काम कराना चाहिए बच्चों को समग्र भाषा के लिए। बी है, बच्चों के भाषी विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना चाहिए, यानी कि समग्र भाषा वाले पद्धति वाले बच्चे हैं, यानी कि बहुभाषी कक्षा कह सकते हैं इसको। एक को हिंदी आती है, किसी को मराठी आती है, किसी को तमिल आती है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके भाषी विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना चाहिए कि वो बच्चे भाषा को कैसे समझ रहे हैं। ये बात सही होनी चाहिए। सी है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देनी चाहिए, यानी कि कोई सी भी भाषा हो बच्चे के पास में, आपको क्या करना, बाल साहित्य को पढ़कर उन्हें सुनाने पर बल देना चाहिए। उनसे कहो बच्चों बाल साहित्य पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कि ये बात सही होनी चाहिए समग्र भाषा पद्धति पे आधारित पर। फिर डी है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देना चाहिए, कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देना चाहिए। तो आप बताइए आपके हिसाब से इसमें राइट आंसर क्या होगा, बताइए। समग्र भाषा है, देखो इसका राइट आंसर डी है। कैसे, ये भी जान लो। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देना चाहिए, यानी कि अगर समग्र भाषा पर आधारित कक्षा है, इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो बच्चे का और टीचर का यही दायित्व होता है कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, उनको अवसर प्रदान करना चाहिए कि बच्चों आपको और भी भाषा सीखनी चाहिए। इससे क्या होती है, बच्चों में और भी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। तो सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है एट में। एट में लिखा है संदर्भ के अनुसार बच्चों के उपयुक्त चयन के लिए त्रुटियों को दूर करने के सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन के लिए, यानी कोई संदर्भ आपको दिया है, लिखा हुआ है, उसके अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन, यानी कि जो उसमें शब्द लिखे हैं उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक पैसेज लिखा है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए हमें कौन सा तरीका करना चाहेंगे बच्चों के लिए। तो ए है, विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, यानी कि बहुत सारे विविध
भाषाओं का प्रयोग करके उसके परिचित कराना, तो त्रुटियां सही हो जाएंगी बच्चों की। फिर बी है विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग शब्द हैं उनका वाक्य प्रयोग करवाना चाहेंगे बच्चों को, ताकि क्या है उन्हें पता चलती रहे कि उनकी कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। फिर सी है व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना। देखो ये कोई तरीका नहीं है, विभिन्न पुस्तक पढ़ लो, 4 पुस्तक पढ़ लो, 5 पुस्तक पढ़ लो, त्रुटियां तो बच्चे के वाक्य प्रयोग यानी कि उसे उच्चारण से ही ठीक होती है, शब्दों को देखकर लिखने में ही सही होती है। व्याकरण इसमें शब्दों में कोई भी कमी नहीं कर सकता, इसमें व्याकरण का कोई भी हाथ नहीं है। अगर बच्चे को लिखना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी व्याकरण कमजोर है। डी है विभिन्न शब्दों की सूची याद कराना। देखो ये सूची याद कराना, रट्टे लगवाना, ये काम नहीं होता है। बच्चों को याद नहीं कराना, समझाना है, ताकि वो अपने आप ही स्वयं अपनी गलतियों को सुधार कर सके। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, विभिन्न शब्दों का वाक्य प्रयोग कराना। जब आपने संदर्भ दिया है, कुछ शब्द दे दिए बच्चों को, 5-6 शब्द दे दिया, आपको कहना है बच्चों इनको, इन्हें लिखने में त्रुटियां कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उनके वाक्य प्रयोग बनाओगे और उस शब्द को अंडरलाइन करवाओगे अधिकतर। जब बच्चा उन शब्दों को बार बार देखेगा तो क्या है, उनकी त्रुटियों को सही कर पाएगा, वाक्य प्रयोग कर पाएगा। जैसे कि आपने एक शब्द दे दिया बच्चों को, अच्छा लिखा है, कि आपने लिखा बच्चों ये अच्छा जो शब्द लिखा है इस पर एक वाक्य प्रयोग बनाओ, तो बच्चा बताओ क्या लिखेगा, या तो ये लिखेगा श्याम एक अच्छा लड़का है, यही तो लिखेगा। तो उसने अच्छा शब्द लिखा, तो उसमें क्या है, जब उसने बोलेगा, जब उच्चारण करेगा तो अच्छा ही बोलेगा, ठीक है। तो उसके उच्चारण भी ठीक हो जाएगा और वाक्य प्रयोग करने से उसकी जो गलतियां हो रही वो भी ठीक हो जाएंगी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 9 क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन है हमारा, रीना केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए होते हैं, इसका कारण हो सकता है। यानी कि रीना नाम की एक लड़की है जो अपनी कक्षा में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं, इसका कारण हो सकता है। यानी कि वो वही, अगर आपने पेपर उसको दे दिया करने के लिए तो वो वही आंसर लिखती है जिसको उसने याद किया है, तो इसका मतलब क्या है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। यानी कि जो रीना नाम की लड़की है वो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे देती है जो उसने याद करे हैं, बाकी प्रश्नों से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, उसकी कक्षा में सब ऐसे ही करते हैं, यानी कि जिस कक्षा में वो पढ़ती है उस कक्षा के सभी बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए उसने भी ऐसा किया। बी है उसकी विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, यानी कि जो उसकी सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात हो सकती है। सी है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी कि उसकी याद करने की शक्ति बहुत तेज है, तो जो प्रश्न थे उसके उत्तर उसने याद कर लिए, बाकी का उसका कोई मतलब नहीं है। डी है उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है, यानी कि उसमें सोचने की तर्क शक्ति का जो गुण है वो बहुत कम है। तो जो क्या वो क्या करती है, मतलब स्मरण शक्ति तो तेज है लेकिन कल्पनाशीलता तेज जैसा गुण नहीं है उसके अंदर। देखो कल्पनाशीलता क्या होता है, कुछ बातें क्या होती है हम अपनी कल्पना में बना लेते हैं, है ना। मान लो कोई क्वेश्चन है, हमने याद नहीं किया लेकिन अपनी कल्पना से सोच कर कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल के हम आंसर लिख देते हैं, तर्क बना लेते हैं अपने दिमाग में, है ना। कहते हैं ना कुछ आंसर लिखना चाहिए, तो उस ये वाला जो गुण है वो रीना नाम की लड़की में नहीं है। तो बताइए आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते, ये बात तो गलत होगी, यानी कि तो वो क्लास ही गलत है। बच्चे यानी कि रट्टा लगाना रटवाना नहीं होता, उसने क्या करा, रटकर प्रश्नों के उत्तर याद कर ले, बाकी का उसका कोई मतलब नहीं, ये बात तो गलत है। बी है उसकी विचार प्रक्रिया का अव्यवस्थित है, यानी कि जो उसकी सोचने की शक्ति वो अव्यवस्थित है। देखो वो नहीं है, सोचने की शक्ति उसकी अव्यवस्थित नहीं है, ये गलत बात है। वो सोचती है लेकिन उसकी विचार प्रक्रिया जो अव्यवस्थित नहीं है, ये बात गलत है। सी है उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, तो स्मरण शक्ति तेज है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जो याद करा आप सिर्फ वही लिख देंगे, इसका मतलब उसके अंदर एक्टिविटी नहीं है ना, सृजनात्मकता को गुण नहीं है ताकि वो और प्रश्नों को अपने दिमाग से कल्पनाशील से बनाने का गुण रखे। देखो इसका राइट आंसर है डी। कैसे, उसमें कल्पनाशीलता जैसा कोई गुण का अभाव है, यानी कि उसमें सोचने की तर्क शक्ति नहीं है, इस वजह से वो याद करके रट करके उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे देती है, बाकी से उसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो गया, उसमें कल्पना शक्ति नहीं है बच्ची में, यानी कि वो सीखने में असमर्थ है, सोचने में असमर्थ है अच्छी तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो मेरी आपसे एक फिर से यही शिकायत रहेगी, आप लोग क्लास बहुत अच्छी तरीके से देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरी किसी भी सब्जेक्ट में आपको हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे मैसेज यानी कि कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में पेडागोजी में अगर परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम आप उस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपने 10 क्वेश्चन को कि 10 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। 10 क्वेश्चन है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि वो किस तरीके के बच्चे हैं जो हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप बच्चों को हिंदी भाषा सिखा रहे हो पर उन्हें क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो वो कौन बच्चे हैं जिनको सीखने में कठिनाई होगी, ये पूछा है। तो ए है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में ना नहीं लिखा है, सामना नहीं करना पड़ेगा या नहीं आएगा, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, या नहीं आएगा क्वेश्चन में। इसका मतलब यह है किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें हिंदी भाषा एकदम आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो किस प्रकार के बच्चे हैं। फर्स्ट है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है। देखो ऐसा कैसे हो सकता है, जिसकी मानक भाषा हिंदी होगी क्या वो हिंदी नहीं सीख पाएगा? ये बात तो गलत हो जाएगी, होनी चाहिए ये वाली बात। तो इन्होंने लिखा है कि नहीं करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी, तो उससे तो दिक्कत आएगी नहीं, तो इसमें लिखा है हिंदी नहीं है, ये बात तो गलत हो जाएगी, ये बात तो गलत हो जाएगी। जिनकी मातृभाषा सरल है, हाँ ये बात ठीक है। देखो जिसकी मातृभाषा सरल है वो भी क्या है, हिंदी सीख जाएगा। पर इसमें ये पूछा है क्या कि सामना उसे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो किसे नहीं करना पड़ेगा, जिनकी मातृभाषा सरल है। वैसे बात तो ठीक है, जिनकी मातृभाषा सरल होगी उनको हिंदी सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनकी मातृभाषा हिंदी तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं लिखा। अगर यहाँ लिखा होता तो जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनको हिंदी सीखने में दिक्कत नहीं होगी, या हिंदी के समान है, बोलने में एक जैसी, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बाकी बच्चों को तो होगी। अब आप पंजाबी वाले बच्चे स्टूडेंट से कहो कि आप हिंदी सीख लो तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा, तमिल बोलने वाले बच्चे से आप कहो हिंदी बोल लो तो उसको टाइम लगेगा, उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। है, लेकिन इसमें ये पूछा कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसे हिंदी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये बात तो ठीक है। ठीक है, अभी देखो जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। अब जिसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी क्या वो हिंदी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, ये बताओ। हिंदी होगी तभी सीख पाएगा वरना नहीं सीख पाएगा। ये बच्चा तो हिंदी सीख ही नहीं सकता, उसे तो बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। पर इसमें पूछा है कि जिसे कठिनाई नहीं होगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सही देखा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या बचा, एक डी बचा है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। देखो इसी बच्चे को हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके आसपास हिंदी बोली जाती है तो आपका बच्चा हिंदी बोलेगा और अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि आपकी हिंदी की भाषा, जो मातृभाषा, जिसकी भी मातृभाषा हिंदी की समान है, उसे हिंदी बोलने में या हिंदी सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। 11 क्वेश्चन में पूछा है कि सभी भाषीय कुशलता है, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं कितने होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना। चलो मैं ही बता देती हूँ, भाषा के कौशल आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जो 4 होते हैं उनका क्या क्या तरीका होना चाहिए, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है एक दूसरे से संबंधित, यानी कि वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। होते कौन से हैं, एल, एस, आर और आपका डब्ल्यू, है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये होती है आपकी चारों स्किल। लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, फिर लिखना, ये होती है चारों। तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, यही क्रम चलता है इनका। आप क्रम नहीं बिगाड़ सकते, आप पहले लिखना नहीं कर सकते। सबसे पहले कैसे लिख सकता है, जब कक्षा में एक विद्या सॉरी एक टीचर पढ़ाने जाता है तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर उसको टीचर को देखकर बोलने की कोशिश करता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है जो टीचर ने लिखवाया है वो उसको पढ़ता है, फिर लिखने की कोशिश करता है। लिखना बाद में आता है, ये मत सोच लेना कि जिन बच्चों को लिखना आ जाता है वो पढ़ लेते हैं, ये बात गलत होती है। सबसे पहले बच्चा पढ़ना सीखता है, आप पहले उसे किताब पढ़ाना सिखाते हो
तब आप उसे लिखवाना सिखाते हो। ये क्रम कभी भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ये जो भाषा कौशल है वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से बढ़कर है। एक दूसरे से बढ़कर कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन सी बात इसमें आपकी करेक्ट हो जाएगी ये बताइए। देखो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ये क्रम से चलते हैं तो प्रभावित कैसे करेंगे। एक दूसरे से अलग है, अलग नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। एक दूसरे से बढ़कर है, बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। ये एक दूसरे से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर है। आपको दो ऑप्शन देखने मिलेंगे ऐसे, या तो एक दूसरे से संबंधित होंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, ये अंतःक्रिया करते हुए होंगे, ऐसे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। एक दूसरे से संबंधित है, ये एक दूसरे पर डिपेंड, डिपेंड वाली बात नहीं होगी, प्रभावित ये वाली बात नहीं होगी, एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं और क्रम से होते हैं हमेशा, इनका क्रम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी कक्षा होती है, कक्षा एक से लेकर पांच तक की में, जो कक्षा एक है उसमें बच्चों को भाषा कौशल का विकास करना है, यानी कि बच्चों को सिखाना है भाषा के कौशल। जो मैंने आपको बताया कितने होते हैं आपके भाषा के कौशल, भाषा के कौशल होते हैं आपके चार, सॉरी कितने होते हैं आपके भाषा के कौशल होते हैं आपके चार। तो उनको किस क्रम में सिखाना चाहिए या किस क्रम में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हो तो किस किस क्रम में आप उनको सिखाओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सबसे पहले सुनना सिखाओगे, फिर बोलना सिखाओगे, फिर पढ़ना सिखाओगे, फिर लिखना सिखाओगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है पहले लिखना सिखाओगे, फिर पढ़ना सिखाओगे, फिर सुनना सिखाओगे, फिर बोलना सिखाओगे। थर्ड है पहले सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। फोर्थ है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो बताइए भाषा के जो चार क्वेश्चन है उनका क्रम क्या होना चाहिए। मैंने अभी भी आपको बताया था कि भाषा के जो क्रम होते हैं वो कितने होते हैं आपके चार होते हैं, लेकिन कौन कौन से ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आया मैंने आपको बताया एल, दूसरा आया आपका एस, फिर आया आपका आर, फिर आया आपका डब्ल्यू। यानी कि लिसनिंग सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये देख लीजिए चारों किस में लिखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस में लिखा है, सबसे पहला पढ़ लेते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, देखो इसी में लिखा हुआ है। फर्स्ट राइट आंसर आपका 12 का हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल से सीटेट में भी पूछा जा रहा है और यही क्रम रहता है सीखने का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका साइकोलॉजी में भी आ जाएगा, ईवीएस में भी आ जाएगा, हिंदी में भी आ जाएगा, संस्कृत में भी आ जाएगा। तो ये बात मत सोचना कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया है आपका, फर्स्ट हो गया है। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, शायद पहली क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी की क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो सारी क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।